आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कई सालों से टीम एवरेस्ट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती आ रही है, जिसमें एजुकेशन के मामले हैं, हेल्थ के मामला होते हैं, रोजगार प्रोग्राम है, लॉकडाउन आया तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रमजानों में सहरी इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन, ईद में क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बकरा ईद में गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन। टीम एवरेस्ट की कोशिश होती है कि ऐसे इलाकों में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, ऐसे इलाके तलाश किए जाए जहाँ पे कोई और नहीं पहुँच पा रहा है और वहाँ सच में बहुत ज़्यादा लोगों को नीड है। इसमें यारू कोट है, सरजानी टाउन के बहुत सारे इलाके हैं, हाईवे की तरफ बहुत सारी इस तरफ कच्ची बस्तियाँ बनी हुई है जहाँ के रास्ते भी बहुत मुश्किल है पहुँचना। वहाँ पे हम अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो ही आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जो पिछले कई सालों से टीम एवरेस्ट को सपोर्ट करते आ रहे हैं, भले वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह टीम एवरेस्ट को सपोर्ट करते रहें ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकें और लोगों की हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माज हमारे साथ हैं। माज कैसे हैं आप? ठीक हैं। फैसल ने भी ज्वाइन किया। फैसल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, माज क्या करते हैं आप लोग? क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। देखिए, जो हम लोग बेसिकली हमारा ताल्लुक़ है वो एजुकेशन सेक्टर से हमारा बेसिक ताल्लुक़ है, और उसके अलावा कुछ डिफरेंट हमारे कारोबार हैं। लेकिन जो ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारा कारोबार नहीं है, हमारा काम नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हर उस शख्स की, पाकिस्तानी की हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी है जो इस मुल्क में रह रहा है, या हर उस पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है जो इस मुल्क से बाहर रह रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 80% लोग वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या, आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? क्या क्या करते हैं? टीम एवरेस्ट क्या क्या करती है? ठीक है, हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो एजुकेशन से ही था, रिलेटेड था। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ के मामलात हैं, रोज़गार प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि वो कॉल है ना कि किसी को मछली खिलाने से बेहतर है उसको मछली पकड़नी सिखा दी तो जाए। ये आपने हमारे हुक्मरानों को बताया? सर कोशिश तो कर रहे हैं तो अपने बता काम दें के थ्रू। उनको, वो मछली देने पे तुले हुए हैं, पकड़ना नहीं सिखा रहे। वो अपने लिए पकड़ रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं। आप उनको ये सिखाएं कि यार ये आप बिल्कुल सही कहिए कि किसी को ट्रेड सिखा दो, आई थिंक वो अपने लिए खुद फैच कर लेगा। सर हमने स्किल्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। ठीक है। पिछले 4 साल से हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स सिखाने पे हम उनको ज़बरदस्ती लगे किसी के सीखें। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे अब अमेज़ॉन के पाकिस्तान में आने से कितनी तब्दीली आएगी? सर आईटी की पूरा दौर आगे आईटी का है, और अगर हम आज आईटी पे नहीं आए तो हम शायद बहुत दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और वाकई पीछे रह जाएंगे। पीछे अगर रह हमने कोशिश जाएंगे। नहीं की तो हम पीछे रह जाएंगे, वाकई पीछे अगर रह हम जाएंगे। पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, आईटी में कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और हम प्रमोट कर ही नहीं रहे अपने आईटी। पड़ोसी मुल्क बता दें भारत है। बिल्कुल भारत है हमारा, मतलब बिल्कुल भारत ये है, और नहीं कि हमें लोग सीखना कुछ चाहिए। और समझ लें। हमें अपने हरीफों से भी सीखना चाहिए इस चीज़ के हवाले से कि मैं बताऊँ, जैसे मैं बताऊँ स्किल प्रोग्राम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग बताऊँ, बस कश्मीर के मौजू पे बैठ के बात कर लें, उसका एक हल निकाल दें। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हरीफ वगैरह कोई नहीं है इस वक्त। तो जो इंडिया के हालात हैं, अब आई डू अंडरस्टैंड कि एक हमारा ज़ाहिर है ऑब्वियसली कश्मीर पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती, सौदेबाजी है ही नहीं वहाँ। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर इस पेंडेमिक ने हमें ये नहीं सिखाया कि इंसान सब बराबर है, तो फिर हमने कुछ नहीं सीखा। आज भी इंडिया में बहुत बुरी हालत है, आज भी। आइए मिल के काम करते हैं और डेफिनेटली कश्मीर पे बैठेंगे, लेकिन राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू पोलिटिकली स्कोर एनीथिंग। राइट नाउ लेट्स सिट डाउन, लेट्स हेल्प इंडिया आउट, और उसके बाद डेफिनेटली कश्मीर का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई सौदा नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, फिलहाल इंसानियत को तरजीह दी। इंसानियत सबसे पहले, उसके बाद। अच्छा ये बताइए, आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले कौन कौन से हैं और क्या एक महीने का आपका एक्सपेंस कितना होता है? देखिए, हम डिफरेंट सेक्टर्स में जब काम कर रहे हैं, अभी इंशाल्लाह ईद है, ईद पे ज़ाहिर है वो लोग जो पूरे साल नए कपड़े नहीं पहनते हैं वो ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन इस 1.5-2 साल के दौरान हमने ऐसे लोग देखे हैं जो ईद पे भी नए कपड़े नहीं खरीद सकते, उनकी जेब भी गुंजाइश नहीं दे रही है। उन्हें खाना अपने 2 वक्त का कम कर दिया है, गोश्त ज़माना हो गया तो गोश्त नहीं खाया उन्होंने, वो अब ईद पे नए कपड़े कैसे खरीद सकते हैं? वो लोग जो कि 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी करते थे। अच्छा माज, मुझे तुम जैसे लोगों से ना मिलकर बड़ी खुशी होती है, बिकॉज तुम वो ज़बान बोलते हो जो मैं बोलता हूँ। बिकॉज मैं जेन्युइनली बताऊँ फैसल, ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, पता नहीं इनको इनके मुशीरान बता रहे होते हैं आके जैसे पाकिस्तान में सब अमन है, सब चैन की, मतलब हम लोग चैन की बांसुरी बजा के सो रहे हैं, ये तो लॉकडाउन कर देंगे, इनके लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो गरीब, उसको आप कोरोना से नहीं मार सकते, वो गुर्बत की वजह से मर रहा है। सर मैं गरीब की बात नहीं करूँगा, अभी मैं मिडिल क्लास की बात करूँगा। उनके पास भी मसाइल, उनके पास ज़्यादा मसाइल हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। गरीब तो हाथ फैला लेगा जाके, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास ना किसी के सामने जाके हाथ फैला सकता है, ना किसी से भीख मांग सकता है, ना लाइन में रख के कहीं खाना मांग सकता है, ना लाइन में रख के इफ्तारी मांग सकता है। सबसे ज़्यादा वो पिसरा होता है। हमारे स्कूल में एक पेरेंट थे, वो 6-6 महीने की एडवांस फीस दे के जाते थे। बेटा मैं अग्री नहीं करता आपसे, मैं बहुत ब्लंट बात करने वाला आदमी, तो सीधी बात करता हूँ। ये जो हमारे साथ पिछले 10-15 सालों से हुआ है ना,
इसने ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ मिडिल क्लास भी लाइन में लग के मांग रहा है। अब उसकी जो कहाँ से लाएगा जब रोटी नहीं होगी। मैंने देखा है, फैसल आपने देखा है, आप बिल्कुल देखा है मैंने, बहुत बल्कि आपने मुझे बताया था, मोटर बाइक्स रुकती हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग आते हैं निकलते हैं, जा रहे थे, हाँ देखा था ना सामने। या तो सी द थिंग इज ये तो अब सबके साथ है, बिल्कुल किसी ऐसे एक के सही साथ कह नहीं रहे हैं है। मुझे बताओ हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? सर मेरी आप हेल्प इसी तरह कर सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, मेरा अभी जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो एजुकेशन पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव ऑन भी कर रहे हैं कि वो एजुकेशन जो कि बहुत कम पैसों में एक इलाका है वहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ दी जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन है वो। बताओ इलाका कौन सा? मलीर में गुलशन टेक्निकल नाम से इंस्टीट्यूट है और महज 1200 रुपये मंथली, 6 महीने का कोर्स है, 1200 रुपये मंथली, और सिंध से सर्टिफाइड कोर्स है, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स है। उसकी बाद जो है आराम से उसको नौकरी मिल सकती है, यहाँ भी नौकरी मिलती है और बाहर यूएई में जो है लोग वो करके जा रहे हैं और टेक्निकल जो मशीनरी वर्क होता है उस पर जॉब्स कर रहे हैं लोग। अच्छा, तुम्हारी एक इब्तिदा तो मैं कर देता हूँ। अमोर मेरी कंपनी है, हम 20 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, 20 लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, आप वो 20 लोग जो हैं उनको लेके आएँ और उनकी जो भी मंथली फ़ीस है वो हम देंगे, वो हम अदा करेंगे, अमोर उसको अदा करेगा, और आप उनको लाएं और उनको 6 महीने का ये कोर्स कराएं। आई होप आप वो 20 लोग आप सेलेक्ट करें, हमें नहीं पता वो कौन लोग हैं, जो अगर आपके पास 1200 रुपये भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखो। मैंने आपको पहले बताया कोई भी हुनर आता है, सीखो, प्लीज़ सीखो, अपना पे चेक खुद लिखो, किसी को ये मौका ना दो कि किसी के दर पे मत रहो, तुम सब कुछ खुद कर सकते हो। एक ब्रेक जी, मिलते ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। और जी वंस अगेन माज के साथ हैं हम। जी माज, तो बात हो रही थी, तो आपको एक महीने में कितना पैसा दरकार होता है? जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहे होता है जिस टाइम पे, उसके हिसाब से रमज़ान में ज़ाहिर है बजट ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई तो फोरकास्ट होगा कि जी इतना पैसा चाहिए होता है हमको। ठीक है। एजुकेशन की बेसिस पे जो हम स्पेंड कर रहे होते हैं, हाँ जी, वो मंथली हमारा तकरीबन 5 to 6 लाख रुपीज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ हमने फैमिलीज़ ऐसी स्पेसिफाई की हुई हैं जिनका हम पूरे साल, कुछ बेवा खातून है जिनका रोज़गार का कोई सिलसिला बन ही नहीं सकता, कुछ माजूर फैमिलीज ऐसी जिनका रोज़गार का कोई भी सिलसिला नहीं बन सकता, उनसे हमने एक मंथली बेसिस पर उनके राशन और उनके रेंट का जो हमने एक ज़िम्मा लिया हुआ है उसकी मद में तकरीबन 8 to 9 लाख रुपीज़ लगते हैं। डिफरेंट डोनर्स हैं हमारे साथ जो कोशिश करते हैं, कभी हम पूरा कर पाते हैं, कभी हम पूरा नहीं कर पाते। रमज़ान में जो आता है उसको फिर रमज़ान की एक्टिविटीज़, ईद की एक्टिविटीज़, ईद के बाद की एक्टिविटीज़, एजुकेशन के मामला। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ ना, अभी पिछले दिनों एक हादसा हुआ था तो मुझे अपना नंबर जो था वो बंद करना पड़ा था। तो 60 के करीब हम लोगों की मदद करते हैं, 60 से 62 वजीफ़े जाते हैं जो मेरे पास से जाते हैं, पर्सनली जाते हैं। दुख इस बात का है कि उन लोगों को अब तो हमने खैर सब कवर कर लिया, लेकिन वो 2-3 दिन का जो डिले आया ना, उनकी उम्मीदें मुझे जिस तरह से वो, तो ये जो आपने अभी बात की तो उस पर, तो इससे पहले कि आप किसी का नंबर पब्लिक करें, कम से कम ये ज़रूर सोच लें कि आपके लिए तो शायद जो भी है ये, लेकिन कि दूसरे लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। देखिए, लोग 60-62 जज ये गलत करते हैं, कोई पहले जज ना नहीं, करें। मैं तो फैसल, मैं तो ये बात भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक दूसरी बात कर रहा हूँ, जो तो उनका आपका प्रोगेटिव है, आप जो समझें वो। कोई मैं आपको मैंने आपकी तनकीद पे कभी ये नहीं कहा कि आप मुझ पे तनकीद ना करें, जो आपका दिल चाहता है आप वो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप करें। लेकिन इसका एक बड़ा हॉरेंडस पहलू था, और वो हॉरेंडस पहलू ये था कि वो 62 लोग, हम फ्रेंटिक, ज़ाहिर अब ईद आ गई है ना, तो अब उनकी किसी की मेडिसिन है, वो वेट कर रहे होते हैं, और वो मेडिसिन भी 62-70 हज़ार रुपये का इंजेक्शन है, किसी का 10,000 रुपये का इंजेक्शन है, किसी का कुछ है, किसी का वजीफ़ा है, किसी का, तो वो, और वो सब ज़ाहिर जाता है। तो कहने की बात है, थोड़ा सा इसका ध्यान कीजिए। बाकी तो कोई ज़िंदगी में जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, मस्त होकर जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे बढ़ें और मदद करें ऐसे लोगों की जो मदद करते हैं, बिकॉज़ इनको ज़रूरत है 5 लाख रुपए की, 5 से 6 लाख रुपए की माहाना अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। वैसे इनका 7-8 लाख रुपए का ख़र्चा होता है। ये कहाँ से आता है? इन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक जुमला कहा है। मैं इसको ख़तरनाक इसलिए कहता हूँ, देखिए जी, मैंने अपने लोगों से सिर्फ एक बात कही है कि या तो किसी की मदद की हामी ना भरो, और अगर भरो ना तो फिर उसकी उम्मीद ना टूटे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि जिससे मैंने वादा कर लिया मैं उससे वादा पूरा ना करूँ। ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। उसका रीज़न ये नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये बच्चा जो है, हाउ ओल्ड आर यू? 24 साल? 24 ना, 24 साल का ये बच्चा है। इसने ये अज़म किया है कि मैंने लोगों की मदद करनी है। आगे बढ़ें, टीम एवरेस्ट को हेल्प कीजिए, बिकॉज यू आर वंडरफुल पीपल, यू नो, ऑनेस्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जी। नाते रसूल मकबूल की तरफ चलते हैं। शाहे
दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय है, बाकी हर एक शय है। नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे, दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे, दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। मज़हब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा